हाय। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 7 क्लास 9th का। इससे पहले हम बाकी के चैप्टर कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में हम वोट कैसे देते हैं, क्या इलेक्शन की प्रोसेस होती है और सारे पॉइंट इलेक्शन के जो लो है, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत शॉर्ट में। और हम ये करेंगे एकदम बहुत अच्छे नोट्स से, आप प्रॉपर इसमें से देख के अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ये टू द पॉइंट है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला आप जो यहाँ पे फैक्ट देखो कि हमारा जो इंडिया है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यहाँ पे 96.8 करोड़ वोटर्स है। ये जो हमारी यूरोप की पॉपुलेशन है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो एक इतने बड़े एरिया में इतने ज़्यादा वोटर्स से इलेक्शन करवाना मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। जब ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में हुआ तो सब लोग देख रहे थे कि ये हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। एक तरह से टेस्ट था हमारा फर्स्ट डेमोक्रेसी का। तो शुरू करते हैं अपना। वाई डू इलेक्शन इवन मैटर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट ही क्यों है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताओ वाई डू इलेक्शन इवन मैटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी 1.6 बिलियन पीपल कांट फिट इन पार्लियामेंट। वो सारे के सारे इतने, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंडिया की, वो सारे पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। और हमें क्या चाहिए होता है कि हम बैठ के मिल के अपना एक डिसीजन लेके हमने कंट्री में ये चीज करनी नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लीडर्स अपने सेलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, जाके बोलेंगे। इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में और हम उनको वोट देते हैं। अगर मेरे को नहीं पसंद तो हम उनको अगले साल हटा देंगे, नेक्स्ट 5 इलेक्शन ईयर के बाद। फिर देखते द गवर्नमेंट हैज पावर बिकॉज वी गेव इट टू देम, इट्स आवर चॉइस। क्या कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास पावर है ना, वो इसीलिए है क्योंकि हमने दी है। हम जनरली क्या देखते हैं कि हमें सिखाया जाता है कि पॉलिटिशियन ज्यादा बड़े हैं। वो बड़े नहीं है, वो हमारी सेवा के लिए वहां पे हम लोगों के पास पावर है। मेन हमने उनको पावर दी हुई है और हम उसे छीन भी सकते हैं अपनी सिर्फ एक वोट की पावर से। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट 1 वैल्यू, की हर एक आदमी की एक वोट की एक वैल्यू है। हमारी कंट्री में कोई भी छोटा बड़ा कोई नहीं है। आप अपना एक वोट दे के आओ, अपनी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करके आओ। वो अलग बात है, लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते और वोट दे के नहीं आते, फिर कहते हैं कि हमारे ऐसा लीडर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। प्लस उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे आदमी को हमने वोट देना चाहिए। डिटेल में देखते नहीं, किसी ने बोल दिया कि हाँ इसको वोट दे के आना, वो दे के आ जाते। फिर क्या कह रहे, वेट इज इट इक्वल एवरीवेयर। फिर हम क्या कह रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि इक्वल होता है हर जगह, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या ये हर जगह सेम है? नहीं। जो अदर कंट्रीज है ना, जैसे आपका फिजी का दे रखा है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ये आगे देखते हैं हम। फिर हमारा आता है द इंडियन सेटअप, हु आर वी वोटिंग फॉर। हाँ, अपने ये देखते कि हम लोग वोट, हम इतने इलेक्शन में वोट देने जाते इतनी बार कि कभी किसी को वोट देने जा रहे, हम किसको वोट दे रहे हैं, क्या हमारा सेटअप है, कैसे हमारा कंट्री रन कर रहा है, वो हम देखते हैं। देखो, यूनियन और सेंट्रल लेवल पे हमारी दो चीजें होती है, एक तो होती है हमारी लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा हमारी एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, ऐसे याद रखा करो। यहाँ पे होता है डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा अपर हाउस होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लोअर लोकसभा में क्या होता है, विनर मेक द नेशनल गवर्नमेंट, एमपीज। जो जीतता है ना लोकसभा के इलेक्शन में, वो हमारी जो सरकार है वो बनाता है। एमपीज इकट्ठे होते हैं, वो ज्यादा जिसके एमपीज होंगे वो हमारा गवर्नमेंट बनाएगा। फिर होते हैं हमारे स्टेट लेवल की इलेक्शन, वहां पे विधानसभा होती है प्लस विधान परिषद भी होती है। विधानसभा हर जगह होती है, विधान परिषद जो है हमारे 6 स्टेट में है। ये आप याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में। यहाँ पे जो जीतेगा, यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली जाके वोट देते हैं, वो स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ जो एमएलएज होते हैं वो सारे जीत के बनते हैं। लोकल लेवल पे और छोटे लेवल पंचायत हमारी होती है, म्यूनसिपैलिटीज जो हमारी शहर या गांव के जो हेड होते हैं, विलेज सिटीज। ये लोग वो होते हैं, हमने डायरेक्टली जाके इनको वोट कराएं कि मतलब मैं अगर शहर में हूँ, गांव में मेरा एक हेड, वो उसको मैं वोट देके आई। जो मेरे स्टेट का हेड है उसको, जो सेंटर हेड है उसको मैं वोट देके आई। मैंने अपना पीएम बना रखा है, अपना सीएम बना रखा है, प्लस जो अपना सरपंच वगैरह वो बना रखा है। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली जाके किसी को वोट दे रहे हो, और एक इनडायरेक्ट कि आपने किसी को वोट दिया, वो आपके बिहाफ पे जाके किसी और को वोट देगा। देखो, डायरेक्ट में क्या है, कौन वोट देगा, आप अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आप जाके वोट दे सकते हो। इसमें वाइब क्या है, यू प्रेस द बटन, योर चूजन पर्सन विंस। आपने जिसको बटन दबाया वो आदमी जीत गया। विच पोस्ट, और ये जो जिनको आपने वोट दिया, ये बनेंगे क्या आगे जाके, ये लोकसभा के एमपीज बनेंगे, विधानसभा के एमएलए बनेंगे, लोकल बॉडीज पंचायत यहाँ पे क्रिएट होगी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, योर चूजन रिप्रेजेंटेटिव एमपी और एमएलए जो होते हैं ना, वो दूसरे आदमी को जाके वोट करते। देखो, आपने यहाँ पे एमपी एमएलए बना दिए थे, ये जहां मीटिंग में ग्रुप में बैठे हुए ना, ये वहां पे बहुत सारा बड़ा ग्रुप होता है, ये वोट करके फिर अपना एक हेड बनाते हैं। यू इलेक्ट द लीडर, दे इलेक्ट द बिग बॉस। आपने किसी को बना दिया, फिर वो बिग बॉस और ऊपर किसी और को बना रहे हैं।
विच पोस्ट, ये किस पोस्ट के लिए होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधानसभा। देखो आपने क्या रूल याद रखना है कि कौन किसके लिए डायरेक्ट हो रहे, किसके लिए इनडायरेक्ट हो रहे। जो आपके डेली लाइफ, डेली लोग काम जो हो रहा है उसको अफेक्ट कर रहा है ना, उसके लिए आप वोट दे रहे हो। जैसे मेरे लिए सड़क कौन बनाएगा, या मेरे लिए पानी की सुविधा, पार्क वगैरह, ऐसे जो चीजें मेरे को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, उनके लिए जो चीजें पोस्ट है, जो वोट डालूंगी, वो मैं डायरेक्टली खुद जाके डालूंगी। फिर हम देखते हैं वोटिंग रेसिपी फर्स्ट, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि अब हमने देख लिया कि कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड से हम चुनते हैं कि हमारा कैसे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो मतलब पहले जो आया वो ही जीतेगा, उसी को पोस्ट मिलेगी। देखो यहाँ पे है, आप अपनी क्लास के वोटिंग का देखो कि आपकी क्लास में 10 लोग थे, उन्होंने मॉनिटर चुनना है वोट देके, और 4 कैंडिडेट खड़े हुए कि हम मॉनिटर बनेंगे। तो कैंडिडेट A को इतने वोट मिले, B को, C को, D को, तो जो A है ना वो जीत जाएगा। A wins with 4 vote, they didn't get 50% of the whole class, they just got more than anyone else। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि 50% से ज्यादा वोट लाओ, सिर्फ अगर आपने एक नंबर भी ज्यादा ले आए ना किसी से, पिछले वाले से, तो यानी कि आप जीत जाओगे। वोट इज इट? द पर्सन विद द हाइएस्ट वोट विन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसके ज्यादा वोट होंगे, मतलब किसी एक आदमी को 50 वोट मिले और एक को 51, तो 51 वाला जीत जाएगा, चाहे बेशक दूसरे नंबर पे 50 वाला था, उसके कितने ज्यादा वोट है, सिर्फ एक नंबर तो कम है, लेकिन वो हारा ही माना जाएगा। वेयर वी यूज इट, लोकसभा में, विधानसभा में यही रूल चलता है। कैच क्या है? पार्टी माइट गेट 40% ऑफ द टोटल नेशनल वोट बट विन 60% ऑफ द सीट, वी वोट फॉर कैंडिडेट नॉट जस्ट पार्टीज। क्या कह रहे हैं? अगर किसी पार्टी के मान लो 40% भी वोट आई है ना, तो भी उसको 60% सीट मिल सकती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, हम पार्टीज को वोट नहीं दे रहे, हम MP MLAs वगैरह चुन रहे होते हैं। फिर हम सेकंड टाइप का मेथड देखते हैं, वोटिंग रेसिपी, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, PR जो मेथड होता है, ये यूज होता है राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यू डोंट वोट हियर, योर MLA MPs यहाँ पे वोट देते हैं। ये क्या करते हैं? देखो यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है, टोटल वैलिड वोट की कितनी वैलिड वोट है, डिवाइड करेंगे कि कितनी सीट है, +1, और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज और फिर +1। हम ये +1 क्यों करें? इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा मिनिमम कोटा है ना, वो एक आदमी जीत जाए, मतलब उसको एक फालतू ही वोट आए, जितने लोग उसको वोट दे रहे हैं। फिर हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर ओपन, यहाँ पे ये टोटल लिखा है कि कितनी सीट है, कितनी सीट के लिए हम वोट डाले जा रहे हैं। इसका रूल क्या है? नो सिंगल विनर टेक ऑल, यू वोट फॉर ए पार्टी और रैंक एनी प्रेफरेंस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक जो सिंगल विनर नहीं होते, सब लोग, आप देखो आप यहाँ पे क्या है, आपके वोटर वहां पे राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जीत के आएंगे, कोई एक आदमी नहीं जीतेगा, और आप यहाँ पार्टी के लिए वोट कर रहे हो। सीट परसेंट मैच वोट परसेंट, तो जितनी सीट परसेंट है ना, उतने ही वोट परसेंट होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक पार्टी को 40% वोट मिलते हैं ना, यानी कि उनको 40% ही सीट मिलेगी, मतलब 40% सीट पे उनके आदमी बैठे होंगे राज्यसभा में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस हार गई, मतलब आपने किसी को वोट दिया, और आप सीधे ऐसे वोट नहीं देते हो कि मैं तो एक कमल वाले को मैंने बटन दबा दी कि हाँ ये मेरा है, ऐसे 1 2 3 4 करके आप प्रेफरेंस देते हो कि पहले नंबर पे मैं इस आदमी को रखना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे इस आदमी को रखना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे इस पे, चौथे नंबर को इस पे रखना चाहता हूँ। आपने फर्स्ट नंबर पे जिस आदमी का नाम रखा था, मान लो जब वोट काउंट हुए, उसको उतने नहीं वोट मिल पाए जितने उसको चाहिए थी, ठीक है, तो आपका 1 जो वाला था वो कट जाएगा, फिर आपको किसको दी जाएगी? जो सेकंड चॉइस आपने रखी थी ना, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट चॉइस हार गया, तो आपका वोट किसको चला जाएगा? दूसरे वाले को। आपका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। वहां लोकसभा वाले में क्या थे, आपका अगर आदमी हार गया तो हार गया। फिर हम देखते हैं डिलिमिटेशन, स्लाइसिंग द मैप। डिलिमिटेशन मतलब कि जो हमारा मैप है, देखो ये हमारा इंडिया है, इसके हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं कि यहाँ पे इतने लोग वोट देंगे, यहाँ से इतने लोग खड़े होंगे, यहाँ पे इतने लोग वोट देंगे। इंडिया को हमने डिवाइड कर रखा है 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा, बट वी डिडेंट जस्ट चॉप द लैंड इनटू इक्वल स्क्वायर। अब देखो हम ये जमीन को बराबर एकदम नाप के स्केल से तो नाप नहीं सकते, क्योंकि किसी के घर कहीं बने हुए, कहीं रिवर है। अब हम स्केल से नापने जाएंगे तो घर और ऐसे रिवर वगैरह तो आड़ी टेढ़ी है, तो हम स्केल से नहीं नाप सकते, तो हम प्रॉपर उनको नाप के चलते हैं। देखो यूपी है, यूपी के छोटे से एरिया में कितनी ज्यादा लोग, कितनी पॉपुलेशन रहती है, लद्दाख में एकदम कम लोग रहते हैं, इतना बड़ा एरिया है, तो हम उसको बैलेंस करके चलते हैं कि जितनी पॉपुलेशन होगी ना उतने ज्यादा वोट। हम ये मान के चलेंगे अगर 100 आदमी है अप्रोक्स, 100 आदमी जहां पे होंगे वहां से एक उनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। अगर कहीं पे 1000 है तो वहां से 10 लोग जाएंगे। मतलब देखो लद्दाख के 2 लोग थे यहाँ पे, तो यहाँ से एक आदमी यहाँ का MLA MPs बन के जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे 20 लोग हैं तो यहाँ पे और ज्यादा जाएंगे। तो ये चीजें हमने कर रखी है।
इससे क्या होता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे। बाउंड्रीज आर ड्रोन सो दैट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू सीट रफली इक्वली एनीवेयर, तो हर जगह इक्वल सीट हो जाए, हर जगह से इक्वल लोग रिप्रेजेंट करें। एक एमपी रिप्रेजेंट करता है रफली द सेम नंबर ऑफ सिटीजन नो मैटर द स्टेट, तो एक एमपी इक्वली सब बराबर की इतने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नहीं देखेंगे हम ये इस स्टेट से आया या इस स्टेट से आया, वहां पे पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है, उसके बेस पे हम डिवाइड करके रखते हैं। फिर द ग्रेट डिलिमिटेशन ड्रामा ऑफ 1973, देखो 1973 की स्टोरी बता रखी है क्या हुआ था। हमारी पॉपुलेशन ना बहुत इंडिया की बढ़ती जाती, तो हमने क्या करा, स्टेट को बोला कि आप अपने अपने एरिया में ऐसे कानून लागू करो जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। अलग अलग ऑप्शंस लाए गए कि ये प्लान बनाओ कि पॉपुलेशन कम हो जाए। तो जो साउथ के स्टेट थे ना, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग करा और वहां की पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट थे, यूपी, बिहार, वहां पे तो बहुत सारी भर भर की पॉपुलेशन थी। तो अब तो दिक्कत हो गई, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ही आपके एमपी एमएलए सेलेक्ट होंगे। तो इन्होंने तो कहा कि हमारे लिए, तो अगर मैं पॉपुलेशन कम करूं तो मेरे तो एमपी एमएलए कम हो जाएंगे राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है, और अगर मैं ज्यादा करूं तो मेरे को तो दिक्कत है, अगर मैं ज्यादा पॉपुलेशन करूंगी तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि हमने अपना गिफ्ट क्या देना था, मोटिवेट क्या करता कि पॉपुलेशन कम करो, हम ये तो नहीं कहेंगे ज्यादा आपको, फिर तो लोग ज्यादा पॉपुलेशन करने लग जाएंगे कि आपको तो ज्यादा एमपी एमएलए मिल रहे हैं। तो 1973 में फ्रीज कर दिया गया था कि नंबर लॉक कर दिए कि अब हम आपकी जो ये जो है डिलिमिटेशन इसको करेंगे नहीं ज्यादा कम, जितनी है पॉपुलेशन अब उतने ही एमपी एमएलए आपके रहेंगे। अब आपको यानी कि पॉपुलेशन कम करनी ही पड़ेगी अपनी एरिया की। तो ये चीजें हमने करी थी। ये था 2002 टू कीप रिवॉर्डिंग स्टेट विद गुड फैमिली प्लानिंग। तो इस एक तरह से हमने जो जिन स्टेट ने अच्छा फैमिली प्लानिंग करा ना, उनको हमने गिफ्ट दिया था एक तरह से ये चीजें करके। फिर हम देखते थे 2 रूल बुक, आरपीए 1950 वर्सेस आरपीए 1951। देखो आरईपी ऑफ द पीपल एक्ट 1950 ये सेटअप था हमारा, आरईपी ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ये एक्शन था कि हमने क्या क्या काम करा था। वाई प्रिपेयरिंग द बेटल फील्ड, ये हमने लड़ाई के लिए तैयारी करी थी, ये हमने एक्चुअल लड़ाई लड़ी थी जो हमने ये रूल्स बना के। फोकस यहाँ पे क्या था, सीट एलोकेशन अक्रॉस स्टेट, कि हमने सारे स्टेट में है सीट एलोकेशन कर दी थी कि इतनी इतनी यहाँ पे ऐसे है। फिर फोकस यहाँ पे था 51 में हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। सिंपल सी बात आप याद करो, 50 में हमने पूरी प्लानिंग करी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और 51 में हम चीजें इलेक्शन करवा ही रहे हैं। यहाँ पे डिलिमिटेशन रूल्स हमने लगाए थे, यहाँ पे नॉमिनेटिंग कैंडिडेट को हमने नॉमिनेट करा था। यहाँ पे फोकस था मेकिंग द इलेक्टोरल रोल्स हु गेट टू वोट। यहाँ पे कैंपेन रूल, नो लाउड स्पीकर 15 डेज बिफोर, नो बार्ब, ये ब्राइब वगैरह नहीं थी यहाँ पे। देखो इलेक्टोरल रोल क्या होता है कि आप पूरा बता देते कि कौन कौन वोट देने जाएगा, पूरे ऐसे स्लिप और डाटा बना देते कि ये वोटर लिस्ट में है लोग, और यहाँ पे पूरा हमने रूल लगा दिया था। नो डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये हम सबको वोट देने देंगे, कोई ऐसी जिसकी भी मतलब लिस्ट में नाम नहीं हो वोटिंग लिस्ट में, ऐसा हम नहीं करेंगे। डिफाइनिंग करप्शन एंड ऑफेंसेस, और यहाँ पे हमने क्या करा था कि करप्शन ऑफेंसेस वगैरह नहीं हो, वो हमने चीजें देखी थी। फिर द अंपायर ऑफ डेमोक्रेसी, द ECI, की जो मेन पावर कौन होती है इलेक्शन के टाइम पे, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना इंडिया, वो मेन पावरफुल होता है, वो सारे रूल सेटअप करेगा। जनरली आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर होती है, जिसके पास गवर्नमेंट होती है, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि सिंपल सी बात है, जो जीतने वाली पार्टी है वो अपनी, उसके पास तो सारी पावर है, वो उसका गलत यूज करेगी, तो उस टाइम पे सबकी पावर ले ली जाती है। और मेन कौन पावरफुल होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 25 1950 में हमने ये बनाया था। वी सेलिब्रेट दिस एज नेशनल वोटर डे, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। द पावर सोर्स की क्या है, कहाँ से इसको इतनी ताकत मिल रही है, आर्टिकल 324 to 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे इसके बारे में लिखा गया कि आपको ये अधिकार दिए हुए हैं। टीम इसमें होता कौन कौन है, जो ये हमारा कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। नाउ इट्स 3 मेंबर बिकॉज द वर्कलोड इज इनसेन। पहले ये 1 से स्टार्ट हुआ था कि एक चीफ इलेक्शन होता था, अब हमने 3 कर दिए इसमें। द ECI हैंडल नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन बट हु हैंडल लोकल विलेज पंचायत, द स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो जो नेशनल लेवल का कमीशन होता है ना, वो स्टेट के भी इलेक्शन हो रहे वो मैनेज करेगा और सेंटर वाले भी मैनेज करेगा, और जो स्टेट लेवल पे ना जो लोकल पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। फिर देखेंगे लीविंग नो वोटर बिहाइंड, कि हमने कोई भी वोटर पीछे नहीं रह जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। द ब्रेनली EVM, तो जो जिन लोगों को देख नहीं सकते, दिखता नहीं है, तो उनको हमने ब्रेनली स्क्रिप्ट बनाई कि हाथ से ऐसे वो छू करके और चीजों को पहचान सकते कि कौन सा सिंबल है, और वो वोट दे देते हैं।
वोटिंग फ्रॉम होम भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि जो लोग 85 प्लस है, जो नहीं जा सकते, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, वो अपने घर से ही, अपने लिविंग रूम से ही वोट दे सकते हैं। प्लस हम जहाँ पे भी वोट देने का जगह होती है वहाँ पे हमने रैंप बनाए हुए हैं ताकि वहाँ पे जो व्हील चेयर वगैरह आराम से जा सके, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर वगैरह सब लोग वहाँ पे जा सके, और सबकी एक वोट की एक वैल्यू है, जो जितने भी 96.8 करोड़ पीपल है सबके लिए इक्वलिटी है। फिर एंटर द प्लेयर्स, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम देखेंगे हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों होती है। देखो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आप ये सोचो कि ठीक है हमने अपने MP MLAs वगैरह बना दिए, 545 इंडिपेंडेंट लोग बैठे हुए आपके लोकसभा राज्यसभा में, वो लड़ाई ही करते रह जाएंगे कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। आपने देखा वो कैसे लड़ाई होती रहती है, ठीक है, कुछ फाइनल रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, कभी कोई यहाँ बोल रहा है, कभी कोई ना बोल रहा है। तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज बना दिए कि जिनकी एक जैसी थिंकिंग है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप बना लेते हैं कि हमारी तो ये थिंकिंग है भाई, और हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होता कि हमने इसको वोट देना, इसको नहीं देना, क्योंकि हमें पता होता है अच्छा ये इस पार्टी का आदमी और इनकी ये थिंकिंग है, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने बना दिया। और जो हार जाती है पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं है उसकी जीरो वैल्यू, वो क्या करते हैं अपोजिशन में आ जाते हैं, और वो एक तरह से अपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो अपना रोल प्ले करते हैं पूरी 5 साल तक। फिर देखो अगर आपने अपनी पार्टी बनाने तो क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाओगे कि आप गए, पूरा फॉर्म वगैरह फिलिंग करी सारी की सारी कि हाँ मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी, ये जो रूल्स होते हैं जनरल वो आप देखो कि हाँ ये रूल्स मेरे पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आप वो उसको कर लोगे। फिर क्या करोगे, स्टेट लेवल की अगर आपने पार्टी बनानी तो उसके लिए क्या होगा कि आपको 6% वोट इन द स्टेट होने चाहिए आपके पास, 3 डिफरेंट स्टेट में, कि आपके इतने परसेंट। देखो पार्टी तो आप बन गए थे, आपने इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन अगर जब तक आपके 6% वोट नहीं आएंगे ना, आप स्टेट पार्टी नहीं बन सकते हो। और 2 आपकी सीट होनी चाहिए विधानसभा में होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम पे सिर्फ 6 है करंटली, आपको कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए 4 स्टेट में, और लोकसभा सीट होनी चाहिए आपके पास 4, तब आप कहलाओगे कि आप नेशनल पार्टी हो। और आपको 2% टोटल लोकसभा सीट भी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर आपको एक बार नेशनल स्टेटस मिल जाता है ना, तो आपकी जो पार्टी का सिंबल है ना वो लॉक हो जाता है परमानेंटली, जैसे कि बीजेपी का कमल है, आपका जैसे कांग्रेस का क्या है हाथ है, वो परमानेंट हो गया क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है कि उनके पास 4-5 स्टेट से ज्यादा जगह पे वो पूरी कवर कर रही है, वो सारी उन्होंने चीजें मिल रखी है उनको। फिर हम देखते हैं अलायंस वर्सेस कोलिशन, डोंट मिक्स दिस अप। अलायंस क्या होता है, कोलिशन क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ये होता क्या है। देखो अलायंस क्या होता है, जब आप इलेक्शन से पहले हाथ मिला रहे हो, 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन हैंड बिफोर वोटिंग डे टू कॉन्टेस्ट टुगेदर, कि हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे कि सिबलिंग टीम कर लेते हैं पिज्जा के लिए, कि आप देखो आप बच्चों भाई बहनों करते कि आज ना मम्मी से मिल के पिज्जा के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है, वो तो हो गया आपका अलायंस। लेकिन आप पिज्जा आने के बाद जब अगर वो करोगे ना कि नहीं नहीं ये मेरा स्लाइस का मैं चलो ऐसे ऐसे कर ले, तो वो कोलिशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए कोई ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन एक बीजेपी उसको हेड करती है, उसमें बहुत सारी पार्टीज को उसने अपने साथ मिलाया हुआ है कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। जो एकदम छोटी पार्टी है ना, जो खुद से अकेले नहीं लड़ सकती, तो उन्होंने बीजेपी के साथ ग्रुप अप कर रखा है कि हम इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। यूपीए है, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस की, यहाँ पे भी देखो कांग्रेस ने अपने पार्टी का छोटी छोटी पार्टी मिला के ग्रुप बनाया हुआ है यूपीए की, हम मिलके जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और इंडिया ब्लॉक जैसे बनाया हुआ है। कोलिशन क्या होता है, अगर किसी भी एक पार्टी को अच्छे वोट नहीं मिले, 50%, मतलब कोई भी एक पार्टी को इतने वोट मिले ही नहीं है कि वो अपनी जो है गवर्नमेंट बना सके, तो क्या करते हैं ये जो और पार्टीज की हेल्प लेगी, मल्टीपल पार्टीज को मर्ज कर लेगी रिजल्ट आने के बाद कि हमें इतने वोट कम मिल रहे, चलो किसी और से ले लेते हैं और उसको अपने अंदर मिला लेते हैं। जैसे कि 1990 के टाइम पे बहुत ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी इंडिया में। फिर आता है डिफेक्शन लॉ, द 1985 लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। प्रॉब्लम क्या है, देखो पार्टी ए पार्टी बी, मान लो आपका कोई एमएलए है, ये फ्रॉग बना रखा है, जैसे कि आपने हरियाणा का सुना होगा आयाराम गयाराम, कि क्या होता है कि अब मान लो कोई एक पार्टी, मैं थी, मैंने क्या करा कांग्रेस की टिकट ले ली कि मैं कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में लड़ रही हूँ और मैं जीत गई। लेकिन अब बीजेपी के लोग आए मेरे पास, बोले कि हम आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो।
ठीक है, आपके पास तो पावर है, MP MLA हो आप, और मैंने क्या करा, पैसे लेके मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर मेरे पास कांग्रेस वाले दोबारा आए, कहेंगे अच्छा उन्होंने कितने पैसे दिया है, हम आपको डबल पैसे देता है, वापस हमारी पार्टी में आ जाओ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, फिर मैं वापस कांग्रेस में आ गई और पैसे लेके। फिर बीजेपी वाले फिर आएंगे। तो ऐसे जो आयाराम गयाराम ये जो आदमी था ना, इसने दिन में 3 बार पार्टी बदल ली। तो ऐसे तो सरकार तो चलेगी नहीं, आप पार्टी ही बदले जा रहे हो। और आपको वोट किस लिए दिए कि आप देश चलाओगे, आप देश का चला रहे हो, आप तो पैसे खाए जा रहे हो, पार्टी बदले जा रहे हो। ना पार्टी ढंग से काम कर पा रही है, ठीक है, ना MLA MP काम पे ध्यान दे पा रहे। तो इसलिए ये रूल बनाया था कि कोई भी ऐसे मन में आया तो पार्टी चेंज नहीं कर सकता है जीतने के बाद। सिर्फ आप ये तब कर सकते हो जब आप मैसिव चंक में, कि आप बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं ना, तब कर सकते हैं। ये क्यों रूल बनाया? सिंपल सी बात है, आप ये सोचो, आपका स्कूल है, आप ये कहोगे कि नहीं मेरे स्कूल में तो ये गलत चीज हो रही है, मेरे को स्कूल छोड़ना है, ठीक है, तो हो सकता है आप गलत बोल रहे हो, कि आप भाई अपने स्कूल के बारे में गलत बोल रहे हो, कि हो सकता है कि हाँ आप गलत बोल रहे हो, सबके अपने अपनी पसंद होते हैं। लेकिन आपके स्कूल के मान लो 25 बच्चे ये बोल रहे हैं, कि इल्जाम लगा रहे, केस कर रहे हैं कि ये स्कूल ने ऐसे ऐसे ये इशू है, तो आपके ऊपर तो ध्यान दिया जाएगा, भाई आप इस स्कूल के तो इतने सारे बच्चे इस पे ये चीजें लगा रहे, तो हाँ वो स्कूल गलत हो सकता है, वो अब स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे पार्टी छोड़ रहे, यानी कि पार्टी में ही दिक्कत है, तो वो अलाउ होते हैं, तो उनपे कोई भी चीजें नहीं वो लगती है। और अगर वो एक आदमी छोड़ के जाता है तो क्या उस पे ऐसे क्या उनको सजा मिलती है कि उनको जो उनके पास पावर थी ना वो छीन ली जाती है, जब उनके पास कोई पावर नहीं है। फिर पोर्ट होल्स इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि जो हमने इतना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रखा है, अब तक हमने पूरा पढ़ा कि ये रूल्स बना रखे ताकि ये नहीं हो जाए, मतलब प्रॉपर कि हमारा बेस्ट से बेस्ट इलेक्शन कंट्री बन सके, लेकिन फिर भी उसमें कुछ गड्ढे ऐसे क्रिएट हो गए। वो क्यों हो गए? कि हमारा प्रॉपर आज भी इंडिया अच्छे से प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पा रहा। आप खुद आस पास अपने न्यूज में देखते होंगे कि मनी और मसल्स, लोग पैसे देके वोट खरीद लेते हैं, डरा के धमका के खरीद लेते हैं, हेट स्पीच, नफरत देके कि ये हिंदू है मुस्लिम है आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे वोट खरीद लेते हैं, डिवीजन कर देंगे भेदभाव करके कि ये ऊंचा है ये नीचा, ये अब इस कास्ट का ये इस कास्ट का है, आप अपनी कास्ट को वोट दो। ये सारी चीजें होती है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैला देंगे सोशल मीडिया में या न्यूज चैनल से, तो ये चीजें यहाँ पे क्रिएट होती है। और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आप, यानी कि दैट्स यू, आप ठीक करने वाले आपको खुद हो। एक तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होना चाहिए, प्लस एक पढ़ा लिखा जब तक वोटर नहीं होगा ना, जिसको समझ हो कि नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मेरे को किसको वोट देना चाहिए, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो आपका सिर्फ ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप नंबर अच्छे लेके आओ, आप फ्यूचर में जाके अच्छे वोटर बनो, आप में समझ आए कि हमने अपने देश के लिए किसको चुनना है और वो आपका देश अच्छा चला सके। और अगर बाई चांस आप खुद ही देश चलाओगे तो आप बेटर अच्छे से अपना देश चला पाओ। अब हम देखते हैं द मास्टर इकोसिस्टम, हाउ योर वोट ट्रेवल, कि आपका वोट ट्रेवल कैसे चलता है पूरा का पूरा। हम इस सिस्टम एक एक चीजें देख ले, पूरा जोड़ के देखते हैं कौन किसे रिलेट है। देखो ये हमारा इलेक्शन, FPTP और PR, 2 तरीके की जो हमने इलेक्शन देखे थे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो इससे उनको इस मेथड से वोट इलेक्शन में उतरती है। वो इंडियन वोटर होते हैं, ये सारे के सारे वोट देते हैं, ECI उनको रेफरेंस देता है, रजिस्टर एलोकेट नंबर, कि आप वोट देने जाओगे, मेजोरिटी विन हो जाती है। फिर जो हारती है वो अपोजिशन क्रिएट हो जाती है, और फिर वो अगले 5 साल बाद वो उनको दोबारा उसी जगह पे आके रिजल्ट दिखाना होता है कि आपने क्या काम करा है नहीं करा होता है, और सबको बराबर मौका मिलता है। अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे ना, तो जाके आप एक बार देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पहले के सारे चैप्टर देख लिए तो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आपको कुछ भी इश्यू हो या कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए